हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसके पूर्वोक्त लेक्चर में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करके दिए गए प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण और प्रश्नावली के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। बड़ा मजेदार आज का क्लास है, बड़ा आसान भी है, बड़ा प्यारा सा है। आप एकदम ध्यान से देखते रहिए और आपको इस क्लास में बहुत मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न हमारा है जो उदाहरण के रूप में है। उदाहरण कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। आपको यह बताना है कि जो नीचे आपके कथन दिए, स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो आपका सत्य है कि क्या है, असत्य है, क्या है उसमें। और साथ में और कह रहा है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी आप उत्तर दीजिएगा उस उत्तर का एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप बताएं क्या जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं एक प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती है, यह आपको बताना है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। साथ में आपको यह भी बताना है कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे पूर्णांक आपके एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है कि नहीं। आपको जस्ट उसका रिवर्स भी बताना है कि भाई जितने भी हमारे परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक है क्या। तो देखो कितना शानदार है ये। इसके बारे में हम कैसे बात करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में एक एक प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है क्या। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है। तो चलिए आरंभ करने से पहले जितने भी बच्चे जुड़े हैं इस चैनल का लिंक, साथ में इस वीडियो का लिंक फटाफट अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ जो नए बच्चे आए हुए हैं इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर किसी को संख्याओं के बारे में पता ना हो तो जस्ट इसका पिछला लेक्चर जाके आप एक बार क्या करें, पहले देख लें, उसके बाद से इस लेक्चर को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके उपरांत भी जो बच्चे अगर नहीं इसको ठीक से पढ़े हों तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। क्या कह रहे भाई, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या को कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और जोड़ दिया जाए तो इससे प्राप्त जो संख्या होती है हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कहाँ से आरंभ होगी भाई, तो आरंभ होगी जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी, अनंत। मतलब 0 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण कहलाता है। अब प्राकृत संख्या क्या भाई, तो प्राकृत संख्या कहते हैं कि गिनती की संख्याओं को क्या कहता है, प्राकृत संख्या। मतलब वो कहाँ से आरंभ होगी, वन से आरंभ होगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो यही बात यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे कि चूंकि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं W बराबर होता है हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। जैसे हमने पूर्ण संख्या के बारे में बात किया उसी प्रकार से तथा तथा और प्राकृत संख्या क्या होता है भाई, तथा प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या है। अब ये क्या होता है, तो ये होता है n इक्वल टू आपका 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब थोड़ा प्रश्न पर विचार करते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, मतलब जितने भी पूर्ण संख्या हैं क्या सब के सब प्राकृत होते हैं क्या। तो अगर आप गौर से देखोगे तो पूर्ण संख्याओं में एक से लेकर अनंत तक यह तो सब के सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक जीरो ऐसा है जो पूर्ण संख्या है लेकिन यह जीरो कहीं प्राकृत संख्या में नहीं पाया जाएगा। तो आप कहेंगे यह कथन, चाहे आप लिखेंगे उपरोक्त से, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर से, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यह स्पष्ट है कि यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है भाई, असत्य है। अब असत्य का कारण दीजिए, तो कारण आप लिखें क्योंकि 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 शून्य एक
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, जबकि जबकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। आप चाहे एक शब्द में ये भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। आगे समझ में? तो देखिए कितना मजेदार है। तो आप बड़ा आराम से देख के बता सकते हैं कि सर पूर्ण संख्या में एक से लेकर अनंत तक यह तो प्राकृत होती है, लेकिन जो जीरो है, जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, वह प्राकृत में नहीं पाई जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, जबकि प्राकृत संख्या नहीं। और जब प्राकृत संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्लियर है? ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें दूसरा दूसरा क्या कह रहा है भाई। दूसरा का देखो बेटा, एक बात आपको अगर बताऊं तो ये गणित है। गणित को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। हर अध्यापक का अपना अपना क्या है, अलग अलग तौर तरीके हैं। हम जो आपको दे रहे हैं वो एकदम बेस्ट दे रहे हैं कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आपको समस्या ना हो। तो आप एकदम निश्चिंत होकर चित्त मन शांति से आप यहाँ क्लास को ध्यान से देखें और खूब प्यार से यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें, और ये गारंटी है कि आपको 101% क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या। अब पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक तो कहा जाता है कि भाई अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को ले लिया जाए तो इससे प्राप्त समूह जो होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो चलिए एक बार लिखते हैं। दूसरा में हम लिखेंगे चूंकि पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है भाई, हम इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह होता है माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यह हमारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होती है क्या, और दूसरा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपने कहा बेटा कि सब परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जाता है, p बाई क्यू में, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और साथ ही साथ सह अभाज्य भी होने चाहिए, और q का मान हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो वो सब के सब हमारी क्या होती है, परिमेय। दैट मीन्स कि अगर ध्यान से हम देखें तो परिमेय संख्याओं को आपको याद हो तो q से रिप्रेजेंट करते हैं, और q के अंदर आपके सारे मान आ जाते हैं 1/2, -3/2, -5, 6, 4, 0, आपका इसी प्रकार से 11/13 इत्यादि। ऐसे तो सब आते हैं। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है क्या। क्या जितने भी पूर्णांक हैं यह एक परिमेय संख्या होती है क्या? सर बिल्कुल होती है। कारण क्या है? कारण है कि किसी भी संख्या को बाई 1 लगा के लिखा जा सकता है। जितने भी पूर्णांक है हमारे, सारे पूर्णांकों को हम क्या लगा के लिख सकते हैं, बाई 1 लगा के लिख सकते हैं। और यह रूप इसके अंदर क्या किया जाता है, पाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्यू में, क्यू का मतलब परिमेय संख्याओं में पी और क्यू क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ 1 तो जो है वह 0 के बराबर तो नहीं है। हम कह सकते हैं उपरोक्त से, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पूर्णांकों को पूर्णांकों को m/1 के रूप में
लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जहां m एक पूर्णांक है। m एक क्या है बेटा? पूर्णांक। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्या कहा? यहाँ हमने कहा कि आपका पूर्णांक जो है वो पूर्णांक होगा z का मान आपके सारे ऋणात्मक संख्या सारा ऋणात्मक प्लस जीरो इससे मिला के बनता है। और परिमेय संख्या जो वो होती है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो पूर्णांकों को तो भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू का मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे हर क्या रहेगा? 1 होगा। तो वही बात यहाँ बोला गया है। तो उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांकों को m/1 के रूप में, m/1 मतलब q का मान हमने फिक्स कर दिया, p का मान कितना ले लिया? m। तो m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m एक पूर्णांक है। अतः यह कथन क्या है? सत्य। अतः यह कथन सत्य है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे की। तो तीसरा आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तो हम तीसरा यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? तो इसका उल्टा बोला, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है क्या? अब यह जो परिमेय संख्या यह पूर्णांक होता है क्या? ना जी, ये तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 1/2 तो पूर्णांक होता है ही नहीं। उसी प्रकार से -3/2 यह भी -3/1 है, लेकिन -3/2 नहीं है। तो आप कहेंगे यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि पूर्णांक नहीं, जबकि पूर्णांक नहीं है। आई बात समझ में बाबू? और मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लियर हुआ? देखिए आप यहाँ पे कह सकते हैं सर यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह कहीं से भी पूर्णांक नहीं है। तो अभी तो हमने उदाहरण में केवल 1/2 लिया, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है उदाहरण। ये सब के सब आपके पूर्णांक नहीं होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि सर दूसरा तो ठीक था कि सब के सब पूर्णांक हमारे परिमेय होंगे, लेकिन सारे परिमेय पूर्णांक हो यह कहीं से भी ठीक नहीं है। तब कहेंगे यह कथन क्या है? असत्य है। और मेरे भोले प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, मजा आ रहा हो, तो बेटा एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में कमेंट भी किया करें कि जिससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, बनाने की कोशिश करें वीडियो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप लाइक के साथ साथ क्या करें? कमेंट करें। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको ठीक से, नोट करिए। अब फिर अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो उदाहरण नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। बड़ा शानदार है, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। ऐसे प्रश्न आप लोग ऑलरेडी जूनियर जो क्लासेज हैं 7-8 में वहां भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आराम करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात है। अब तो ये बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं कि भाई 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या कैसे हो? क्योंकि 1 के जस्ट बाद क्या आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। तो यहाँ तो बढ़ने का कोई मौका ही नहीं है। अब इस प्रश्न को करने के कई सारी विधियां, अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो इन सारी विधियों में से बेटा मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट यहाँ बताता हूँ जो इजी होगा और जीवन भर आपको याद रहेगा, कहीं से भी भूलने का कोई चांस नहीं है। क्या कह रहा है देखिएगा। आपसे कह रहा है कि 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा हल्का फुल्का एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले काम करो, एक संख्या रेखा ले लो, या मान लो संख्या रेखा। इसका पहला बिंदु बना दो 1 और अंत का बिंदु बना दो 2। तो मैं कितने परिमेय संख्या चाहिए? 5 ना। तो 5 परिमेय संख्या के लिए सब 5 खाने बनाओ, मतलब 5 ठो निशान लगाओ बराबर बराबर। हमने कहा 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब अगर तुम गौर करोगे कि 5 कट करने पर हमें कितनी यहाँ पे खाने प्राप्त हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें चाहिए 5, 6 प्राप्त हो रहे हैं, मतलब 5 + 1 = 6। इतना खाने प्राप्त हो रहे हैं। इसको गौर से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। मैंने कहा कि एक नंबर लाइन ले लो और नंबर लाइन लेके पहला पॉइंट बना लो 1 और लास्ट का पॉइंट क्या बना लो 2 और इसके बीच में 5 पॉइंट ले लो।
अब 5 पॉइंट लोगे, जब 5 पॉइंट काटोगे तो तुम्हें यहाँ पे 6 खाने बन जाएंगे 5 पॉइंट होने की वजह से। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 + 1 बराबर 6। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना। 1 को क्या 1/1 लिख सकते हो, और 2 को क्या 2/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 आ गया 1/1 और 1 आ गया 2/1, ऐसे है। अब जो 6 खाने आए हैं, या 6 से आप इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। मतलब 1/1 में आप गुणा करिए, 6 का नीचे भी 6 का ऊपर भी। उसी प्रकार से 2/1 में भी ऊपर 6 से गुणा करिए और नीचे भी 6 से गुणा करिए। अब 1 छठे कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना हो जाएगा 6 कम 6, कितना हो गया। और यहाँ गुणा करोगे तो 6 दूना 12, और नीचे कितना आ जाएगा 6। मतलब 1/1 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बेटा, तो हम लिख सकते हैं 6/6। और 2/1 को कितना लिख सकते हैं, 12/6। अब देखो दोनों के हर आपस में क्या हो गए, बराबर। हर क्या हो गया आपस में, बराबर। तो अब कुछ करना ही नहीं है। अब 6 से आगे बढ़ो, 6 से आगे क्या होगा 7, 7 से आगे क्या होगा 8, 8 से आगे क्या होगा 9, 9 से आगे क्या होगा 10, और 10 से आगे कितना होगा 11। इतना पहले समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर है उससे आगे बढ़ते जाओ। 6 से आगे 7 8 9 10 और 11। अब लगा दो बटे, सब में बटा लगा दो। हर कितना आया है दोनों का, 6 है ना, तो सबके नीचे 6 लगा दो। लो अब ध्यान से देखो, यही जो आपके आए, या क्या है आपके कुल 5 परमेय संख्या। एक है 7/6, एक है 8/6, एक है 9/6, एक है 10/6 और एक है 11/6। हमारी आंसर में तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। दोनों संख्याओं को 2 बिंदु बना के उसके अंदर 5 को आप बिंदु लगा लीजिए। 5 बिंदु लगाने से 6 खाने होंगे। फिर इन संख्याओं को आप बटे में लिख के और 6 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अगर बटे में नहीं है तो बटे में लिखो, अब बटे में होगा तो फिर बटे में लिखने की कोई खास जरूरत यहाँ पे बनती नहीं है। आराम से उसके बाद 6/6 करके, और फिर यहाँ 6/6 से आराम करो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, और लास्ट तो आपका क्या है 12/6 है। बस यही आपका आंसर है। लिखेंगे कैसे, बहुत प्यारा है, चलिए लिखते हैं। कैसे लिखोगे भाई, तो आइए इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसे करें देखिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या के लिए, 5 परमेय संख्याओं के लिए अगर 5 पूछ रहा है तो 5, 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो 4। तो यहाँ लिखेंगे 5 + 1/6, सॉरी 5 + 1 = 6। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 + 1 = 6। अब क्या करोगे भाई, अब आप लिखेंगे 1 व 2 का परिमेय रूप। 1 व 2 का परिमेय रूप, 1 को लिखा जा सकता है 1/1, और 2 को लिखा जा सकता है, वह 2 को लिखा जा सकता है 2/1, ऐसे लिख सकते हैं। मैं 6 से अंश व हर में गुणा करने पर और क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर 1/1 का मतलब हो गया 1 × 1, 1 × 6, या आ गया सॉरी 1 × 6, 1 नहीं 1 × 6 भाई, 1 × 6 क्या हो गया 6/6, तथा 2/1 इक्वल टू हो गया 2/1 × 6 × 6, यह हो गया 12/6। क्लियर है। अब एक आ गया 6/6 और एक आ गया 12/6, इसलिए 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। कुछ नहीं करो, पहला है 6/6, दूसरा है 12/6, तो 6 से आगे पढ़ना स्टार्ट करो। पहला हो जाएगा आपका 7/6, दूसरा हो जाएगा 8/6, तीसरा हो जाएगा 9/6, चौथा हो जाएगा 10/6। अब 5 ही ज्ञात करना है तो लास्ट में, अतः 5वां हो जाएगा हमारा 11/6, और ये जो निकल के आएगा बेटा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखें कितना आसान है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है। संख्याओं को जितने परिमेय संख्या चाहिए उसमें एक जोड़ लो,
और फिर उस संख्या से दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर हर बराबर है तो फिर पहले को छोड़ के आगे पढ़ना स्टार्ट करो और जितना आपको चाहिए उतना उसके बीच में मिल जाएगा। अगर हर नहीं बराबर है तो पहले यह 6 से गुणा करने से पहले उसके हर को क्या करो, आपस में बराबर कर दो। मेरी बात समझ लेना है यहाँ पे। जैसे अगर इसके जगह पे ऐसा हुआ होता है कि 1/2 व 1/3 के बीच 5 निकालना है। कितना निकालना है, 5। तो तुम तो कहोगे सर 5 + 1 = 6 से गुणा करना होगा। अब 6 से गुणा करने से पहले क्या इनके हर आपस में बराबर है? नहीं। तो पहले तो इनके हर आपस में बराबर करो। मतलब 2 3 कैल्शियम लोग कितना होगा, 6। तो यह हो जाएगा 3/6 और यह हो जाएगा आपका 2/6 होगा ना। अरे काटोगे तो इतना ही आएगा। ऐसे बराबर हो गए। अब इस 6 से क्या करोगे, ऊपर नीचे तुम गुणा करोगे, तब जाके तुम्हारा मान क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट इसे नोट करिए और फिर आप बढ़ते हैं प्रश्नावली आपका 1.1 के बाद। लगे हाथ साथ में एक और बात, क्या यह जरूरी है कि 1 और 2 के बीच में केवल 5 ही निकाले जा सकते थे क्या? 5 से कम या 5 से ज्यादा नहीं निकाले जा सकते? तो अगर आप गौर से समझेंगे इस बात को, तो अगर मैं कहूँ 7 निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखते 7 + 1 = 8। तो कितने से गुणा करते? 8 से ऊपर नीचे गुणा करते। उसी प्रकार से कहता हूँ 12 निकालिए, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो अब 6 के बजाय आप किससे गुणा करते, 13 से गुणा करते। इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ यह हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राप्त होती हैं। तो आप नोट बना के यहाँ लिख सकते हो। एक नोट में यहाँ स्पष्ट है। नोट क्या कहता है भाई? नोट कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। विद्यमान मतलब उपस्थित होते हैं या पाई जाती है। आई बात समझ में? तो यह बहुत महत्वपूर्ण आपका बिंदु है, यह आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या पाए जाते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए नोट करिए। तब बढ़ता है प्रश्नावली 1.1 की तरफ। तो उदाहरण समझने के बाद प्रश्नावली 1.1 का दोनों उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 करने के बाद हम अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न का। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? हाँ, ये क्वेश्चन है मैडम, ये क्वेश्चन एकदम समझने लायक है, इसमें मजा आ जाएगा आपको। कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान हमारा क्या है, ≠0। चलो इस बात को समझते हैं, थोड़ा इधर समझते हैं। कह रहा है कि शून्य, क्या शून्य परिमेय संख्या है क्या? अगर आप इसके बारे में विचार करें तो क्या हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 में यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान सदैव क्या होता है, 0 आता है। इसका मतलब है शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब साथ में अगर 0/1 लिख सकते हैं तो 0 और 1 क्या पूर्णांक है क्या? सर बिल्कुल पूर्णांक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं है। 0 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक ही है। साथ ही साथ क्या 1 का मान 0 के बराबर नहीं है क्या? तो यह भी बात सत्य है, 1 0 के बराबर नहीं। अर्थात हम कह तो सकते हैं कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिखने का अर्थ हुआ कि आप किस रूप में लिख रहे हो, p/q के रूप में लिख रहे हो। बस बहुत आसान है। चलिए यही इसका जवाब है, आप लिखें। इसका आंसर कैसे देंगे भाई? तो कैसे इसका सॉल्यूशन लिखोगे? आप लिखो कि चूंकि आप लिखेंगे कि 0 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात अर्थात
शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां जहां 0 और 1 कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, और 1 जो हमारा है वह 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः अतः हम कह सकते हैं कि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p का मान यहाँ पे कितना है, 0, और q का मान कितना है, 1 पूर्णांक है, और हमारा q का मान कितना है, 1, और यह नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि q का मान 1 हो गया, या 0 के बराबर नहीं है, जहां q नॉट इक्वल टू 1 है। बस यही आपका आंसर होगा। तो देखो कितना आसान है, आप बड़े प्यार से इसको कह सकते हैं। ये आपका जो है ये रफली है, ये रफ के पर्पज से है, इसको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझने के पर्पज से है। तो हमने कहा कि शून्य की परिमेय संख्या है, क्यों भाई, अगर यह परिमेय संख्या है तो क्या इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिखेंगे, अर्थात शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, जहां 0 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक, और 1 का मान जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 को p/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं। समझ में आ रहा है? तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है। तो चलिए इसे नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अभी कुछ देर पहले ही उदाहरण नंबर 2 हमने ऐसे ही प्रश्न किए थे, उसमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात किए थे, 5, और यहाँ कितना कह रहा है, 6 ज्ञात करें। कोई झंझट नहीं है जी, बड़ा आसान है, बहादुर बच्चे हमारे। कैसे करोगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लोगे, पहला यहाँ पे क्या ले लोगे बेटा आप, पहला ले लोगे 3, अंतिम क्या ले लोगे, 4। कितना ज्ञात करना, 6, 6 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5 6, खाने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 6 + 1 बराबर 7। क्लियर है? 3 को हम लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 3/1, 4 को लिखेंगे हम 4/1। 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 का मतलब हो गया 3/1। अब क्या करोगे, 7 से इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो 3 × 7/1 × 7, और इसमें भी ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 4 × 7 1 × 7। तो इसका मान कितना होगा, तो 7 × 21/7, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो 28/7। यह सबसे आसान तरीका है ज्ञात करने का, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। इससे थोड़े जटिल ही पड़ेंगे और सारे तरीके, लेकिन ये तरीका सबसे क्या होता है, आसान, और यह वैलिड है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य जैसे परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो यह वैलिड है कि उसमें p/q के रूप में जो भी मिलेगा वो सब के सब हमारे क्या होंगे, परिमेय होंगे। तो अब क्या 3 को हम लिखना चाहें तो 3 को हम लिख सकते हैं 21/7, और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 28/7। तो बेटा कुछ करना ही नहीं है, हर बराबर है। 21 से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, 21 से आगे होगा 22/7, उसके आगे होगा 23/7, उससे आगे होगा 24/7, उससे आगे होगा 25/7, उससे आगे होगा 26/7, और उससे आगे क्या होगा, 27/7। कितने प्राप्त करने थे, 6 प्राप्त करने थे, और 6 के 6 परिमेय संख्या यहाँ हमको क्या हो गया, प्राप्त। ठीक है, तो बस इस तरीके से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब यही बात को यहाँ लिख दो, कैसे लिखोगे भाई, तो चलो लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में देखिए कितना ध्यान से आपको लिखना, करना कुछ नहीं है, आप लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं के लिए, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 1 = 7। अब लिखेंगे, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, व 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। हम लिखेंगे यहाँ पे में 7 से अंश और
हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हो गुणा करने पर। देयरफॉर 3 को हम 3/1 लिखेंगे और इसमें हम कितना से गुणा करने वाले हैं, 7 से। 3/7 गुणे 1/7 कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 21/7 तथा 4 को हम लिखेंगे 4/1 मतलब 4 गुणे 7/1 गुणे 7 मतलब 7 चौको 28/7। ये दोनों जो रूप हैं, ये दोनों के दोनों 3 और 4 के समतुल्य परिमेय संख्या है, याद रखिएगा इस चीज को। 3 और 4 की क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। तो लिखते वक्त हम इनका नाम नहीं लिखते, लिखते तो 3 और 4 ही का है, लेकिन परिमेय संख्या इसके आधार पर डिफाइन करते हैं। तब लिखेंगे अतः अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। और कौन कौन सी बेटा 6 परिमेय संख्याएं होंगे, तो 6 परिमेय संख्या इसमें हो जाएंगे कौन कौन सा, 21 से आगे पढ़ना स्टार्ट करो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट में हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 27/7 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, बड़े प्यार से इस चीज को हम कर सकते हैं और सिंपल वे में आप करिए, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बड़े छोटा सा प्रश्न है और बड़ा हिसाब से प्रश्न है। ठीक है, तो चलो फटाफट नोट करो, समझ में आया ना, तो इसे नोट करिए फटाफट। और उसके बाद से हम बढ़ते हैं आगे उदाहरण सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार से है, तो फटाफट इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करने के बाद अब बात हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन की। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, तो देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात है कीजिए। तो ये बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन कर, और इस बार मैं आपको बांट के नहीं दिखाऊंगा, मतलब संख्या रेखा पे नहीं दिखाऊंगा, अब आपको ऐसे ही समझना है बिना संख्या रेखा के। दो ठो तो मैंने संख्या रेखा पे दिखा दिया, अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। तो आप लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं के लिए, 5 परिमेय संख्याओं के लिए क्या करते हो, अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना तो कितना जोड़ोगे, 1 मतलब 5 + 1 = 6। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे भाई, इस 6 से 3/5 और 4/5 में क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए चूंकि 6 से 3/5 व 4/5 के अंश और हर में गुणा करने पर और क्या मिलेगा, तो देयरफॉर 3/5 में अगर आप 6 से गुणा करोगे तो हो गया 3 गुणे 6/5 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 18/30। और साथ में आप 4/5 के बारे में क्या लिखोगे, तो 4/5 का मतलब हो गया 4 गुणे 6/5 गुणे 6, तो 4 छक्के 24 और 24 बटा आपका 30, इतना ही आएगा। अब आपको जो 3/5 था वो 18/30 हो गया, जो 4/5 था वो कितना हो गया, 24/30। तो 18 से आगे पढ़ना स्टार्ट करो, क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। तो बस हमारा हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे अतः अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या या संख्याएं कौन कौन से होंगे बेटा, तो कुछ मत करो, 18 से आगे पढ़ना स्टार्ट करो। तो 18 से आगे क्या होगा, 19/30, फिर क्या होगा 20/30, फिर क्या होगा 21/30, फिर क्या होगा 22/30, कितने निकल गए, 4, एक और चाहिए, लास्ट में आपका आ गया 23/30। अब यह जो मान निकल के आया एक्चुअल में यही मान हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम क्या करते हैं,
अलग अलग रूप से परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। साथ में एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ देखो इनके हर आपस में बराबर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 6 से क्या किया, गुणा किया। अगर हर आपस में बराबर नहीं होते ना बेटा, तो पहला काम आपका है कि इनके हरों को आपस में बराबर करिए। हर कैसे बराबर होंगे, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से अगर मान लीजिए कि एलसीएम लेने से 2 माने 5 से अगर भाग दें, चाहे कुछ ऐसा होता कि एलसीएम आपका 10 आ जाता है दोनों का, तो 2 से आप ऊपर नीचे भी गुणा करते हैं, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तब इनका जाकर हर कितना होता है, 10 होता है। और उसके बाद तब जाके आप 6 से गुणा करते हैं, समझ में आया। तो जहाँ पे हर बराबर नहीं होंगे, पहले हरों को बराबर करेंगे, उसके बाद तब जाके यहाँ से हम कहानी सारा स्टार्ट करेंगे। और जहाँ हर बराबर हैं वहां तो बस ये लिख कर डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। कहानी समझ में आ रहा है। तो पहले आप कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, पहले जांच करना होता है क्या हर बराबर है, नहीं बराबर है, पहले बराबर कर लो। बराबर है तब तो कुछ करना ही नहीं है जी, तो बस ये लाइन सीधा सीधा लिखो, जितना मांगा है उसमें एक जोड़ के आगे बढ़ा लो, और उसी से उसके हर और अंश में क्या कर दो, गुणा कर दो, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर संपन्न हुआ। अब आता है आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो हमारा एक प्रकार का क्या है, ट्रू और फॉल्स है, कि कथन को सत्य है या असत्य है, इसके बारे में क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान है। तो अगर ये आसान है तो बेटा फटाफट इसे क्या करिए, नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सारा बेस करता है हमारा जो बेसिक हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में, उसी पर निर्भर करता है। बस आपको ये बताना है कि भैया कथन सत्य है या असत्य है, साथ में उसका क्या करना है, कारण देना है। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। आप ये बताओ कि जो नीचे कथन दिए गए हैं, तो भाई साहब ये सत्य है क्या असत्य है। साथ में कह रहा है, प्लस साथ में क्या करना है, अपने कारण भी देना है, क्यों आपने कह दिया कि सत्य है, चाहे क्यों कह दिया कि क्या है, असत्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको यह बताना है कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो चलो हम लोग कौन से डरने वाले हैं, बताते हैं, देखते हैं कि चूंकि प्राकृत संख्या, और आप जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो n बराबर होता है गिनती के सारे नंबर, और गिनती के नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तथा साथ में आप कैसा पूछा है, पूर्ण होता है क्या, तो ये प्राकृत संख्या हो गया। तथा पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, तो पूर्ण संख्या हमारी होती है W, और W कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। पूछा है कि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं क्या यह सब के सब पूर्ण होते हैं। तो देखो प्राकृत कहाँ से है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्या 1 से इनफाइनाइट तक W में होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन हमारा इधर से इधर की ओर है, उल्टा नहीं है, इधर से इधर है। हम कहेंगे कि यह कथन सत्य है, क्यों, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, एक प्रकार का पूर्ण संख्या होता है। आप यहाँ लिखो, यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती, बस हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो जितने भी हमारे प्राकृत संख्या है सबके सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब आती है बारी दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है, थोड़ा इसके ऊपर भी विचार कर ले भाई। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब यहाँ कहानी पूर्णांकों से संबंधित है। तो आप तो जानते हैं कि पूर्णांक सब सारे धनात्मक सारे ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। तो हम कहेंगे चूंकि पूर्णांक z बराबर हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 कहाँ तक, इनफाइनाइट, ऐसा होता है। और कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तथा अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या हमारी होती है W, यह स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट। क्वेश्चन में क्या कहा है
कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या? क्या जितने भी पूर्णांक हैं सब पूर्ण संख्या होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। आप ध्यान से देखोगे तो पूर्णांक का 0 से लेकर धनात्मक मान यह तो हमारे डब्लू में है, लेकिन पूर्णांक का जो ऋणात्मक मान है वो डब्लू में नहीं है। तो आप कहेंगे यह कथन, या यहां लिखेंगे उपरोक्त से क्या कहो भाई? यह कथन असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि पूर्णांकों का क्योंकि पूर्णांकों का ऋणात्मक मान एक पूर्ण संख्या नहीं होता। एक पूर्ण संख्या नहीं होता। बस ये इसका क्या हो गया आंसर। ऋणात्मक मान का मतलब क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब जो है यह पूर्ण संख्याओं में नहीं पाया जाता, इसलिए यह कथन क्या है हमारा? असत्य। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होता है क्या भाई? अभी तो अलग कहानी है भाई। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो वो संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को अगर लिया जाए तो परिमेय संख्याएं जो हमारी आती हैं वह होती है आपका q बराबर 1/2 होगा, -3/5 होगा, 0/2 होगा, 157 होगा, -3 होगा, ऐसे अनंत तक होंगे इसमें सर। और साथ में पूर्ण संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं क्या होंगे बेटा? तो पूर्ण संख्या अभी आपने लिखा था ऊपर, कहाँ से स्टार्ट होता है? W बराबर 0 से आरंभ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे। ठीक। अब क्वेश्चन पूछा क्या जितने भी आपके परिमेय संख्या हैं सब के सब पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। पूर्ण में तो आप देख रहे हो कि 0 से लेकर इनफाइनाइट, बहुत करोगे तो 0/1 करोगे, 1/1 करोगे, 2/1 करोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? लेकिन यहाँ पे जो -3/5 है 1/2 है, यह तो इसमें नहीं पाया जाता। तो आप लिखेंगे उपरोक्त से यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। आई बात समझ में? देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से बात समझ में आई होगी। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। जो आप बताते हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम लोग क्या होता है, मोटिवेट होते हैं। साथ में क्लास 9 के जो भी बच्चे हैं वो अपने और भी सारे दोस्तों को इस चैनल से क्या करिए, जोड़िए और उनको भी मौका दीजिए। जैसे आप अपनी पढ़ाई संपन्न कर रहे हैं उस तरीके से वो भी क्या कर रहे हैं, इस पढ़ाई को करते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में बड़े भारत बाई विजय सर के नाम से वहाँ पे ऑलरेडी हमारा चैनल बना हुआ है। आप वहाँ जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन कर लें चैनल को, जिससे जितने भी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन होती है और आने वाले भविष्य में जो हम लोग PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं नोट का, वो सब कुछ सबसे पहले क्या होगा, आपको वहीं प्राप्त होगा। तो एक तो आप जाकर डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर क्या कर लें, जाकर ज्वाइन कर लें। तो आशा करता हूँ कि आज को वीडियो में आपको मजा आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए और बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 तक का इसके सारे उदाहरण और सारे प्रश्न हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है और जल्द आरंभ होगा आपका 1.2। तो आशा करता हूँ आज आप बहुत मौज किए होंगे इस क्लास में, बड़ा आनंद भी आया होगा। चलिए अब मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।